क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अब हम सभी लोग जानते हैं कि 36 नंबर के प्रश्न लघु उत्तरीय वाले आते हैं। भाई 5 नंबर से शुरू होते हैं, 5, 6 और 7 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं ये सभी 3-3 नंबर के होते हैं और इसमें 4-4 खंड होते हैं प्रत्येक में, और हर एक इसमें जो खंड होता है वो 3-3 नंबर का होता है। इस तरह से कुल 36 नंबर होते हैं। तो 36 नंबर के प्रश्न लघु उत्तरीय वाले आते हैं और 36 नंबर आप पूरे पक्के कर सकते हैं इस वीडियो से, एकदम गारंटी है इसी में से आएगा, अलग से कुछ नहीं आएगा। केवल इतने ही प्रश्न तैयार कर लो, बस आपका काम हो जाएगा। और देखिए जितने भी क्वेश्चन इसमें हम कहेंगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी टॉपिक हम कहेंगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी में से परीक्षा में फंस जाएगा। आप देखना, हम जितने भी टॉपिक बताएंगे कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जरूर आएगा, उसी में से परीक्षा में फंस जाएगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कौन कौन सा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला ही परीक्षा में फंस जाएगा, 100% फंस जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला है असंग जनन। असंग जनन पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर आएगा। तो क्या लिखेंगे आप? कभी कभी पादप के जीवन चक्र में लैंगिक जनन या युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में ही नए पादप का निर्माण हो जाता है। यह क्रिया असंग जनन कहलाती है। इसकी खोज विंकलर ने की थी। यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। तो परिभाषा कैसे समझेंगे कि इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है और अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता है, फिर भी नया जीव बन जाता है। युग्मकों का संलयन भी नहीं हुआ और अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी नया जीव बन जाए तो उसे ही असंग जनन कहा जाता है। बहुत ही आसान सी परिभाषा है। क्या आप बताएंगे? जब युग्मकों का संलयन ना हो, युग्मकों का संलयन ना हो और अर्धसूत्री विभाजन भी ना हो, 2 चीजें हैं। युग्मकों का संलयन ना हो और अर्धसूत्री विभाजन भी ना हो, फिर भी नया जीव बन जाए तो उसे ही क्या कहा जाता है? असंग जनन कहा जाता है। फिर तो 2 प्रकार कौन से होंगे? पहला कायिक असंग जनन। इस प्रकार के जनन में किसी कलिका से जो नया तना या पत्ती उत्पन्न होती है उससे एक नए पादप का निर्माण होता है। इस क्रिया में बीज का निर्माण नहीं होता है। भाई जैसे गन्ना है, गन्ना को क्या किया कि इसको काट काट कर बो दिया जमीन में और फिर वो नया पौधा बन जाता है। तो इस तरह से आलू आपने देखा होगा, आलू को काट काट कर बो दिया और वो फिर नया पौधा बन जाता है। तो ये कायिक असंग जनन होता है। इसी तरह से अनिषेक बीजता है। तो इस प्रकार के प्रजनन में लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण होता है। लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में कहा गया है, अनुपस्थिति में बीज का निर्माण, यानी संलयन नहीं होता है युग्मकों का, फिर भी बीज बन जाता है। तो इस तरह से इतना लिख देना, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। फिर अगले पर आते हैं। तो अब अगला है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन में क्या होगा? जब निषेचन ना हो, जब निषेचन ना हो और फल का निर्माण हो जाए, फल का निर्माण हो जाए तो उसे ही अनिषेक फलन कहा जाता है। निषेचन ना हो और फल बन जाए तो उसे ही अनिषेक फलन कहा जाता है। अब इसमें आप लिखोगे कैसे? तो लिख देना अनिषेक फलन शब्द नैल ने दिया था। सामान्यतः निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। भाई सामान्य रूप से क्या होता है कि जो फल बनता है तो निषेचन के बाद अंडाशय से फल बनता है, लेकिन प्रकृति में कभी कभी बिना निषेचन के अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि निषेचन होता ही नहीं है लेकिन फिर भी अंडाशय फल में बदल जाता है। इसी क्रिया को अनिषेक फलन कहा जाता है। तभी मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि जब निषेचन भी ना हो लेकिन फल का निर्माण हो जाए तो उसे ही अनिषेक फलन कहा जाता है। निषेचन ना हो और फल बन जाए तो उसे क्या कहेंगे? अनिषेक फलन कहेंगे। अब देखिए, तथा ऐसे फल अनिषेक फलनी फल कहलाते हैं। जो बिना निषेचन के बन जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अनिषेक फलनी फल कहा जाता है। जैसे केला है, पपीता है, संतरा है, नाशपाती है, अनानास है आदि आते हैं। और फिर अगला है अनिषेक फलों में
बीजांड बीज में परिवर्धित नहीं हो पाते, अर्थात फल बीज रहित होते हैं। यानी जब बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है तो उसमें बीज नहीं बनते हैं, बीज रहित होते फल। फिर इस तरह से लिख देना और आपका काम हो जाएगा। तो आप इसका शॉर्ट ले लीजिए, आपके पास नोट्स भी हो जाएगा। मैंने समझाया कि अनुच्छेद फलन क्या है। अब अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। फिर अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुभ्रूणता। देखिए हम जल्दी समझा देते हैं। जैसे एक कोई बीज है तो इस बीज में जब कई सारे भ्रूण उत्पन्न हो जाएं, एक ही बीज में कई भ्रूण उत्पन्न हो जाएं तो उसे ही बहुभ्रूणता कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है कि जो युग्मनज बनता है, जब जायगोट बनता है तो कई भागों में टूट जाता है जिससे कई सारे भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसे ही बहुभ्रूणता कहते हैं। तो कभी कभी एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं, इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता की खोज सबसे पहले सन 1719 में ल्यूवेनहॉक ने संतरों के पादपों में की थी। यानी बहुभ्रूणता क्या है, तो कभी कभी एक ही बीज में कई सारे भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं, उसे ही बहुभ्रूणता कहा जाता है। और इसकी खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सन 1719 में संतरे में की थी। यह जिम्नोस्पर्म पौधों की विशेषता होती है। जिम्नोस्पर्म पौधों की विशेषता, बहुभ्रूणता में युग्मनज 2 या 2 से अधिक भागों में बंट जाता है। जो जायगोट होता है, मैंने बताया था, 2 या 2 से अधिक भागों में बंट जाता है। प्रत्येक भाग से भ्रूण बनता है, हर एक भाग से भ्रूण बनता है। जैसे कौन कौन से में होता है ऐसा? क्रोटोलेरिया में, निम्फिया में आदि में ऐसा होता है। कुछ पादपों में युग्मनज अथवा जायगोट कई खंडों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक खंड से एक भ्रूण का विकास होता है। इसे विदलन बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता कई प्रकार की होती है। सरल बहुभ्रूणता, मिश्रित बहुभ्रूणता, विदलन बहुभ्रूणता, अपस्थानिक बहुभ्रूणता। तो इस तरह से हो जाएगा। अब अंत में कंक्लूजन लिख देंगे कि बहुभ्रूणता से प्राप्त नवोद्भिद जनक पौधे के समान ही होते हैं। जो बहुभ्रूणता से पौधे प्राप्त होते हैं, नवोद्भिद का मतलब होता है कि जब पौधा उगा और उसमें फल फूल पत्ती तना कुछ ना हो तो उसे ही नवोद्भिद कहा जाता है। तो नवोद्भिद जनक पौधे के समान होते हैं, यानी जैसे जनक पौधा होता है बिल्कुल वैसे ही नवोद्भिद होते हैं और ये कायिक प्रजनन के समान ही उपयोगी होते हैं। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणी है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर आएगी। फिर अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपरा या प्लेसेंटा। तो अपरा का विकास भ्रूणीय कोरियन तथा गर्भाशय भित्ति दोनों से होता है। भ्रूणीय कोरियन और गर्भाशय भित्ति दोनों से ही होता है। भ्रूणीय कोरियन से रसांकुर तथा रुधिर वाहिनियों का विकास हो जाता है और एक अत्यधिक संवहनीय अंग का निर्माण होता है। अब आपको बताते हैं यहाँ पर हम कि जो अपरा होती है वो कैसे है। देखिए जो अपरा है ये मान लेते हैं कि गर्भाशय है और ये गर्भाशय ऐसे चल गर्भाशय की तरह से ही बना देते हैं। यहां से ये तो ये जो गर्भाशय होता है तो गर्भाशय की दीवार में बिलाई पाए जाते हैं और जो भ्रूण है वो इसी गर्भाशय की दीवार में इन बिलाई से अस्थायी रूप से जुड़ जाता है आकर के। तो इसी जोड़ को अपरा या प्लेसेंटा कहा जाता है। तो जो भ्रूण के विलाई होते हैं इस तरह से और गर्भाशय की विलाई होते हैं, ये आपस में अस्थायी रूप से जुड़ जाते हैं, तो इसी जोड़ को अपरा या फिर प्लेसेंटा कहा जाता है। और अपरा के कार्य भी लिख देना। कार्य में लिखना अपरा विकसित होते भ्रूण को पोषण देती है। भाई एक नली के माध्यम से इस तरह से जुड़ी हुई है, तो ये जो नली जुड़ी हुई है इसी के माध्यम से ये पोषण देगी शिशु को, विकसित होते भ्रूण को पोषण देती है, ऑक्सीजन प्रदान करती है। अपरा उत्सर्जन में भी सहायक है। इसी के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ भ्रूण के रुधिर में विसरण द्वारा माता के रुधिर में चले जाते हैं। भाई पोषण जाता है तो उत्सर्जी पदार्थ भी इसी के माध्यम से माता के रुधिर में पहुंच जाते हैं। फिर इस तरह से सभी पॉइंट लिख देना और आपका काम हो जाएगा। और ये जो अपरा है हर बार परीक्षा में आती है, हर बार परीक्षा में पूछी जाती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ जाएगी, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है उल्ब भेदन या एमनियोसेंटेसिस। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार परीक्षा में टॉपिक पूछा गया है।
यह जन्म से पूर्व जन्मजात या आनुवांशिक रोग के निदान की तकनीक है। देखिए भाई, जल्दी से चित्र के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि माता का गर्भाशय है और गर्भाशय के अंदर ये शिशु तैरता रहता है, किसमें? तो एमनियोटिक द्रव में। ये गर्भाशयी जो द्रव होता है इसे एमनियोटिक द्रव कहते हैं, और ये इसी एमनियोटिक द्रव में ये शिशु तैर रहा है। तो अब इसकी कोशिकाएं इसमें आ गई होंगी, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि इंजेक्शन सुई के माध्यम से ये जो यहाँ पर एमनियोटिक द्रव है इसको निकाल लेते हैं, और उसमें जो कोशिकाएं होती हैं उनसे डीएनए जो पाया जाता है बीच में केंद्रक में कोशिकाओं के, तो डीएनए का अध्ययन करते हैं कि उसमें कोई असामान्यता तो नहीं है। असामान्यता होने पर उसका निदान किया जाता है। तो इस तरह से कहा गया कि जन्म से पूर्व शिशु के रोग निदान को ही आनुवांशिक हो चाहे वो जन्मजात हो, ऐसे रोग निदान की तकनीक को ही उल्बेधन या एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। चाहे उल्बेधन के नाम से पूछ ले चाहे एमनियोसेंटेसिस के नाम से पूछ ले, आप ऐसे लिख देना, जिसका उपयोग गर्भावस्था में भ्रूण की गुणसूत्री असमानता या फिर उपापचयी अव्यवस्थाओं की जानकारी के लिए किया जाता है। यानी इनको जानकारी करेंगे तो उनका निदान करेंगे। भ्रूण गर्भाशय में एमनियोटिक द्रव में तैरता रहता है, मैंने भी आपको समझाया है। इंजेक्शन की सहायता से इस एमनियोटिक द्रव का नमूना लेकर के इसमें उपस्थित कोशिकाओं का संवर्धन करके गुणसूत्र की असामान्यताओं का निरीक्षण किया जाता है। जैसा मैंने समझाया बिल्कुल वही चीज यहाँ पर लिखी गई है, ताकि घातक रोग अथवा गंभीर उपापचयी अव्यवस्थाओं से ग्रसित भ्रूण को नष्ट किया जा सके। अगर कोई घातक रोग होगा तो भ्रूण को नष्ट कर देंगे, गंभीर समस्याएं होंगी तो भ्रूण को नष्ट कर देंगे, और या इसके जीन उपचार द्वारा ठीक किया जा सके, या फिर उसके जीन को कट करके दूसरा जीन डाल करके जो घातक रोग पैदा कर रहा है उस जीन को निकाल करके इस तरह से भी किया जा सकता है उसका उपचार। परंतु आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के लिए भी होने लगा था, इसलिए भारत सरकार ने लिंग परीक्षण को गैर कानूनी घोषित किया है। तो इस तरह से लिखेंगे और आपको अच्छे से नंबर प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। फिर अगला टॉपिक है चिकित्सीय सगर्भता समापन। तो चिकित्सीय सगर्भता समापन द्वारा स्त्री के गर्भधारण करने के बाद 3 माह से पहले भ्रूण को गिरा दिया जाता है। चिकित्सीय सगर्भता समापन क्या है कि इसके द्वारा स्त्री के गर्भधारण करने के बाद 3 माह से पहले भ्रूण को गिरा दिया जाता है। यह कार्य केवल एक योग्य चिकित्सक द्वारा ही कराना चाहिए। यह कार्य भ्रूणीय अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यानी जब भ्रूण में अनियमितताएं होती हैं, गुणसूत्रों में असामान्यताएं होती हैं, तब ऐसा कार्य किया जाता है। इस प्रक्रिया में बलात्कार और असुरक्षित यौन संबंध से उत्पन्न अनचाहा गर्भ, शिशु में जन्मजात रोग आदि दशाओं में गर्भ समापन कराया जाता है। यानी चिकित्सीय सगर्भता समापन या MTP क्यों कराया जाता है? तो जब बलात्कार से शिशु का उत्पन्न होना होता है, भ्रूण बनना होता है, या असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा जब बन जाता है, या फिर अनचाहा गर्भ होता है, या फिर शिशु में कोई जन्मजात रोग होता है, तब उसका चिकित्सीय सगर्भता समापन किया जाता है। इस तरह से लिख देंगे। फिर इस प्रक्रिया को सन 1971 में कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस लाइन पर विकल्पी प्रश्न भी पूछा जाता है। तो 36 नंबर का जो हम आपको हल करवा रहे हैं, इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को सन 1971 में कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई। यह प्रक्रिया गर्भ की प्रथम तिमाही अथवा 12 सप्ताह तक ही सुरक्षित होती है। विकसित होते हुए भ्रूण में उल्बेधन जांच के उपरांत यानी एमनियोसेंटेसिस जो अभी मैंने समझाया था, उस जांच के बाद में गुणसूत्रीय असामान्यताओं की पुष्टि की जाती है। भाई जांच होगी तभी तो जान पाएंगे कि उसमें कौन सी गुणसूत्रीय असामान्यताएं हैं, उनकी पुष्टि की जाती है। इसके बाद तत्पश्चात एक कुशल स्त्री रोग विशेषज्ञ की देखरेख में यानी कुशल स्त्री डॉक्टर की देखरेख में दवाइयों के उपयोग द्वारा गर्भ समापन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चिकित्सीय सगर्भता समापन या MTP, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है परिवार नियोजन। तो परिवार नियोजन के अंतर्गत अपनाई गई विधियों को जो शुक्राणुओं और अंडाणुओं को मिलने में बाधा उत्पन्न करके निषेचन क्रिया को नहीं होने देती, गर्भ निरोधन कहलाती हैं। अब अगर गर्भ निरोधन पर आ जाए प्रश्न तब भी आप परिभाषा लिख देना।
और गर्भ निरोधन के लिए विभिन्न युक्तियों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें गर्भ निरोधक कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के परिवार नियोजन क्या है कि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित रखना ही परिवार नियोजन है। सन 1951 में प्रारंभ किया गया परिवार नियोजन कार्यक्रम जनसंख्या वृद्धि दर नियंत्रण हेतु सरलतम एवं सर्वोत्तम उपाय है। इसके अंतर्गत विभिन्न गर्भ निरोधकों के प्रयोग को प्रेरित किया जाता है। और इसके बाद में बता देना कि हार्मोनल गर्भ निरोधक विधियों में हार्मोन के प्रयोग द्वारा गर्भधारण की संभावना को कम किया जाता है। और हार्मोनल गर्भ निरोधक के अंतर्गत विभिन्न हार्मोन मोचक, आईयूडी, गर्भ निरोधक गोलियां कई माध्यम से गर्भ का निरोध किया जाता है। तो परिवार नियोजन आता है तो इस तरह से आप लिख देना। चलिए अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। फिर अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी। चाहे परख नली शिशु कहे, चाहे टेस्ट ट्यूब बेबी कहे, या फिर IVF कहे, इस दृष्टि से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है ये परख नली शिशु वाला, या फिर इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी करके पूछ लेते हैं, या फिर IVF करके पूछ लेते हैं, या फिर सहायक जनन प्रौद्योगिकी की कोई एक विधि, तो यही आप उसमें भी लिख सकते हैं। आप क्या लिखेंगे इसमें? परख नली शिशु अंतःपात्रे निषेचन या IVF यह तकनीक उन दंपतियों में प्रयोग की जाती है जिनमें या तो स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता है, या सक्रिय अंडाणु या फिर पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम होती है। यानी जब ऐसे दंपति होते हैं जिनको शिशु नहीं होता है या फिर जो संतान का सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर IVF तकनीक होती है। और इस तकनीक में सहायक जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से स्त्री या दाता के अंडाणु को पुरुष या दाता के शुक्राणु से मादा के शरीर से बाहर प्रयोग में कृत्रिम रूप से निषेचित कराया जाता है। यानी कि अंडाणु और शुक्राणु को ले लिया जाता है बाहर और कृत्रिम रूप से निषेचित करा करके फिर बाद में माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। तो इसे ही परख नली शिशु कहा जाता है। इस प्रक्रिया को अंतःपात्रे निषेचन यानी IVF तकनीक कहते हैं। मैंने भी पहले ही आपको बताया था। और इसके पश्चात 8 कोशिकीय भ्रूण को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही है, जिसे युग्मनज अंतः फैलोपियन स्थानांतरण कहते हैं या शिफ्ट कहा जाता है, ZIFT कहते हैं। 8 कोशिकीय अवस्था से अधिक विकसित भ्रूण 32 कोशिकीय को गर्भाशय में स्थानांतरित भी किया जाता है, जिसे अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण कहा जाता है। और गर्भविधि पूर्ण होने पर स्त्री सामान्य रूप से शिशु को जन्म देती है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्पणी है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर आएगी। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला है टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम एक गुणसूत्री विकार है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। जो टर्नर सिंड्रोम है एक गुणसूत्री विकार है जिसमें रोगी व्यक्ति लिंग गुणसूत्र के लिए मोनोसोमिक हो जाता है। यानी कि जो टर्नर सिंड्रोम है ये ऐसी स्त्रियां होती हैं, देखो भाई, स्त्री में XX लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब हुआ क्या कि जब टर्नर सिंड्रोम हो जाता है तो एक X गुणसूत्र का विलोपन हो जाता है, X 0 हो जाता है। तो कुल भाई 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं टोटल। अब एक कम हो गया तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। तो ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनमें एक X गुणसूत्र, एक लिंग X गुणसूत्र कम हो जाता है, जिससे वे बांझ हो जाती हैं। तो कुल गुणसूत्रों की संख्या एक लिंग गुणसूत्र कम होने के कारण 45 हो जाती है। अब शरीर अल्प विकसित, ऐसे में क्या होगा, जो शरीर है वो अल्प विकसित, शरीर क्या कह लीजिए कि जो अंडाशय है वो अल्प विकसित हो जाएगा। स्त्री के जो अन्य अंग हैं, जनन अंग, वो बंद हो जाएंगे। अंडाशय अवशेषी हो जाएगा या फिर अल्प विकसित होगा या होगा ही नहीं। यह स्थिति गुणसूत्रों में अवियोजन के कारण उत्पन्न होती है और इसमें केवल एक ही X गुणसूत्र पाया जाता है, X 0 मैंने पहले ही बताया था। और इसके बाद में ये वाला आप चित्र बना देना, इस तरह से आपको पूरा नंबर प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। फिर अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाउन सिंड्रोम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया और जरूर आएगा पेपर में, बहुत बार पूछा जाता है ये। यह एक ऑटोसोमल विकार है जो 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एकाधिक सूत्रता या ट्राइसोमी के कारण होता है। देखिए भाई, जो
हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं प्रत्येक कोशिका में, वो हर एक गुणसूत्र, जैसे ये 1 नंबर का गुणसूत्र है, 2 नंबर का गुणसूत्र है, 3 नंबर का गुणसूत्र है, तो एक में 2 गुणसूत्र होते हैं, यानी एक जोड़ा पूरा होता है, एक माता से और दूसरा पिता से आता है। अब हुआ क्या कि जो 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र था, इसमें 2 की जगह 3 हो जाते हैं, तब ये डाउन सिंड्रोम हो जाता है। जब 2 की जगह पर 3 गुणसूत्र हो गए तो क्या हो गया, डाउन सिंड्रोम हो जाता है। इसीलिए यहां पर कहा गया कि यह एक ऑटोसोमल विकार। ऑटोसोमल क्यों कहा गया, क्योंकि यह ऑटोसोम वाली संख्या में हुआ। लिंग गुणसूत्र केवल 23वीं जोड़ी का होता है, तो उसमें तो हुआ नहीं, तो बाकी सभी गुणसूत्र ऑटोसोम कहलाते हैं और एक लिंग गुणसूत्र होता है। तो ऑटोसोमल विकार है जो 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एकाध सूत्रता, यानी एक अधिक गुणसूत्र, देखिए एक अधिक गुणसूत्र हुआ कि नहीं हो, 2 थे 3 हो गए, तो एकाध सूत्रता या फिर ट्राइसोमी कह लो, क्योंकि 3 हो गए, ट्राइसोमी के कारण होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। भाई नॉर्मल में 46 थी, एक अधिक हो गया तो 47 हो गई, 47 हो जाती है। इस सिंड्रोम का वर्णन लैंगडन डाउन ने सन 1866 में किया था। किसने किया था, लैंगडन डाउन ने। तो अपने ही नाम पर इन्होंने इस सिंड्रोम का नाम डाउन सिंड्रोम रख दिया। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्तियों का चेहरा मंगोलों के समान हो जाता है। जिसको ये रोग हो जाता है उसका चेहरा कैसा हो जाता है, मंगोलों जैसा हो जाता है। इसीलिए इसे मंगोलियन जड़ बुद्धता या मंगोलियाई जड़ता भी कहा जाता है। इन व्यक्तियों का माथा चौड़ा, गर्दन छोटी चौड़ी, अंगुलियां छोटी छोटी, ठूंठ के समान हो जाती हैं, ठूंठ के समान, चेहरा चांद के समान हो जाता है तथा नेत्र एक दूसरे से काफी दूरी पर स्थित होते हैं। इस तरह से बताएंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर तैयार कर लीजिएगा, टॉपिक आएगा जरूर। अगले टॉपिक पर आते हैं। फिर अगला टॉपिक है बहुजीनी वंशागति। पूछा गया है 1-2 बार, तो देख लेते हैं जल्दी से। प्रकृति में अनेक लक्षणों के मात्र 2 वैकल्पिक रूप ही नहीं मिलते हैं, यानी अनेक जो लक्षण होते हैं उनके केवल 2 वैकल्पिक रूप ही नहीं मिलते हैं, बल्कि यह क्रमिक स्तर प्रदर्शित करते हैं। जैसे मनुष्य में त्वचा का रंग, कोई गोरा है और कोई काला, तो गोरा और काला ही नहीं होते हैं भाई, कोई गोरा है तो कोई काला है, तो गोरा और काला ही नहीं होते हैं, बल्कि इनके मध्य अनेक शोट्स पाए जाते हैं, अनेक नोट्स होते हैं। यानी कोई हल्का गोरा है, कोई उससे ज्यादा, कोई उससे ज्यादा, कोई बहुत ज्यादा गोरा है, इस तरह से, और कोई हल्का काला है, फिर उससे काला, फिर और काला है। तो इस तरह से गोरा और काला ही नहीं होते हैं, बल्कि उनके बीच के भी कई सारे होते हैं। तो मनुष्य की जैसे लंबाई है तो ऐसे ही लंबाई में भी होता है, तो इसके भी केवल 2 रूप ही नहीं होते हैं कि एक लंबा और एक छोटा, उसके बीच के भी कई होते हैं। यह मुख्यतः अनेक जीनों के योगात्मक प्रभाव के कारण होता है। ऐसा होता क्यों है, अनेक जीनों के योगात्मक प्रभाव के कारण होता है, और इस प्रकार के लक्षण बहुजीनी या मात्रात्मक लक्षण कहलाते हैं। ऐसे ही लक्षण को बहुजीनी लक्षण या मात्रात्मक लक्षण कहते हैं, और 2 या 2 से अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होने के कारण इसे बहुजीनी वंशागति कहा जाता है। मनुष्य में त्वचा का रंग 3 अलग अलग जीनों A, B, C द्वारा निर्धारित होता है। जो त्वचा का रंग है ये 3 अलग अलग जीनों के द्वारा निर्धारित होता है, और प्रत्येक जीन अपूर्ण प्रभाविता के कारण त्वचा के रंग की एक इकाई का योगदान देता है। इस प्रकार से लिख देना और आपको पूरा नंबर प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। जरूर आएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसको समझाया हुआ है, वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के वहां से भी देख सकते हैं। केवल इसी टॉपिक को फिलहाल यहाँ पर हम जल्दी जल्दी बताएंगे, क्योंकि पूरी किताब से टॉपिक को समझाना है। तो जब प्रभावी लक्षण वाले जीन तथा अप्रभावी लक्षण वाले जीन दोनों साथ साथ F1 पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं तो इसी को सह प्रभाविता कहते हैं। प्रभावी और अप्रभावी वाले लक्षण जो होते हैं दोनों साथ साथ प्रकट हो जाएं तो उसे ही सह प्रभाविता कहते हैं। सह माने दोनों का प्रभाव दिखे, अथवा इसी परिभाषा को कैसे लिख सकते हैं कि यदि किसी जीन के दोनों एलील समान रूप से साथ साथ प्रकट होते हैं तो उनकी आनुवांशिकता को ही सह प्रभाविता कहा जाता है।
अब देखिए यहाँ पर लाल सांड था और सफेद गाय थी, दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया। लाल सांड था और सफेद गाय थी, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया। यानी कि ये जो सांड था इसके बाल कैसे थे? लाल थे। और ये जो गाय थी इसके बाल कैसे थे? सफेद थे। इसके बाल कैसे थे? सफेद थे। तो अब जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया तो यहाँ पर जो इनकी संतान पैदा हुई F1 पीढ़ी में, वो चितकबरी पैदा हुई। बीच बीच में लाल बाल थे, बीच बीच में सफेद बाल थे, तो उसको चितकबरा बालों वाला मवेशी कहा है। तो वो चितकबरी थी। अब देखिए इसके भी लक्षण प्रकट हुए और इसके भी लक्षण प्रकट हुए यहाँ पर। तो इसीलिए कहा गया है कि यदि किसी जीन के दोनों एलील समान रूप से साथ साथ प्रकट होते हैं तो उनकी आनुवंशिकता को ही सहप्रभाविता कहा जाता है। इस तरह से बता देना। या फिर देखिए ये परिभाषा बताई थी कि जब प्रभावी लक्षण वाले जीन, ये प्रभावी लक्षण था, प्रभावी लक्षण वाले जीन तथा अप्रभावी लक्षण वाले जीन, प्रभावी वाले अप्रभावी वाले दोनों साथ साथ F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं तो इसे ही सहप्रभाविता कहा जाता है। इस तरह से चित्र बना देना और यहाँ जो बनाया है इसी को समझाना है। देखिए बताया, लाल बालों वाले मवेशी तथा सफेद बालों वाले मवेशी का संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में चितकबरे बालों वाले मवेशी उत्पन्न होते हैं और दूसरी पीढ़ी में 1:2:1 के अनुपात में लाल चितकबरे और सफेद बालों वाले मवेशी उत्पन्न होते हैं। इस तरह से लिख देना, शॉर्ट ले लीजिए इसका। अब इसके बाद देखिए उसी में अपूर्ण प्रभाविता कहा गया था। तो अपूर्ण प्रभाविता में F1 संकर जीवों का लक्षण दोनों समविजीय जनकों से नहीं मिलता है, ना इससे मिलेगा ना इससे मिलेगा, अपितु दोनों के बीच का होता है। इसकी खोज सन 1903 में कार्ल कोरेंस ने की थी। अब देखिए इसको समझाते हैं। यहाँ पर लाल पुष्प लिया गया है, यहाँ पर सफेद पुष्प लिया गया है। ये गुलाबांस के पुष्प थे। किस पर इन्होंने प्रयोग किया था? कार्ल कोरेंस ने गुलाबांस के पुष्पों पर किया था। तो लाल पुष्प लिया, सफेद पुष्प लिया और दोनों के बीच क्रॉस करवा दिया। तो यहाँ ना तो लाल आया ना ही सफेद आया, यहाँ गुलाबी पुष्प आ गया। इसीलिए इसको अपूर्ण प्रभाविता कहा था। गुलाबी ये F1 पीढ़ी थी। अब इनके बीच में स्वपरागण कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो स्वपरागण कराने के बाद लाल पुष्प, गुलाबी पुष्प और सफेद पुष्पों का अनुपात 1:2:1 के अनुपात में देखिए यहाँ पर प्रकट होता है। यानी जो लाल पुष्प आए 25%, जो गुलाबी पुष्प आए वो 50%, जो सफेद पुष्प आए वो 25% थे। तो इस तरह से समझा देंगे इसको कि गुलाबांस में लाल पुष्प और सफेद पुष्प में क्रॉस कराने पर F1 पीढ़ी में गुलाबी पुष्प होते हैं। इसके बाद गुलाबी पुष्प वाले F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में लाल, गुलाबी तथा सफेद पुष्प वाले पौधे 1:2:1 के अनुपात में बनते हैं। इस तरह से लिख देंगे और आपका काम हो जाएगा। तो अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाशियाकार रुधिराणु एनीमिया यानी सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया तो यह मनुष्य में एक अप्रभावी जीन से होने वाला रोग होता है। अप्रभावी, जब अप्रभावी जीन समयुग्म की अवस्था में होती है तब सामान्य हीमोग्लोबिन के स्थान पर असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण होने लगता है। ऐसा क्या होता है? जब अप्रभावी जीन वाला रोग है तो अप्रभावी जीन समयुग्म की अवस्था में होती है, तब क्या होता है कि सामान्य जो हीमोग्लोबिन होता है इसके स्थान पर असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण होने लगता है। अप्रभावी जीन के कारण हीमोग्लोबिन की जो बीटा श्रृंखला होती, बीटा चेन होती है, इसमें छठे स्थान पर जो ग्लूटामिक अम्ल होता है, जो ग्लूटामिक अम्ल होता है छठे स्थान पर, इसका स्थान वैलीन अमीनो अम्ल ले लेता है। भाई असामान्य हो गया तो ग्लूटामिक अम्ल की जगह पर वैलीन आ जाता है, ये अमीनो अम्ल ले लेता है स्थान। तो असामान्य हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन नहीं कर पाता या नहीं कर सकता, लाल रुधिराणु हाशियाकार के आकार के हो जाते हैं। भाई अब क्या होगा? जो हीमोग्लोबिन था ऑक्सीजन का परिवहन करता था, अब असामान्य हो गया तो वो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो आरबीसी होंगे वो हंसिया जैसे बन जाते हैं। अब हंसिया जैसे बन गए तो जहां जहां पर मोड़ होगा वो फंसेंगे, आगे चल नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे, तो ऑक्सीजन का परिवहन ठीक से नहीं हो पाएगा। ऐसे व्यक्तियों में घातक रक्तपलता हो जाती है जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। विषम युग्म की व्यक्ति सामान्य होते हैं किंतु ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होने पर इनके लाल रुधिराणु हाशिए के आकार के हो जाते हैं।
विषम युग्म की व्यक्ति शारीरिक श्रम का कार्य नहीं कर पाते हैं। HbA जीन सामान्य हीमोग्लोबिन के लिए तथा HbS जीन दात्र कोशिका हीमोग्लोबिन के लिए होता है। तो इस तरह से इतना हो जाएगा। अब अगर इसका आप चित्र बनाना चाहते हैं तो चित्र भी आपको दिखा देते हैं। पहले इसका शॉट ले लीजिए। अब देखिए इस तरह से इसका चित्र बना देना और आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रग्स और अल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। लिखेगा अल्कोहल ड्रग्स के प्रयोग से व्यक्ति पर शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक प्रभाव पड़ते हैं। ड्रग्स के सामाजिक व आर्थिक प्रभाव भी हैं जो समुदाय व राष्ट्र को प्रभावित करते हैं। ड्रग्स और अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है? पहला लिखेंगे अल्कोहल ड्रग्स के तत्कालीन प्रतिकूल प्रभाव असंतुलित व्यवहार हो जाता है, बर्बरता और हिंसा के रूप में व्यक्त होते हैं। दूसरा, इनकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से श्वसन घात हो जाता है, यानी रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, हृदय घात हो जाता है, अथवा प्रमस्तिष्क रुधिर स्राव यानी कि ब्रेन हेमरेज के कारण मृत्यु हो सकती है। अल्कोहल ड्रग्स के प्रयोग से व्यक्ति का सामाजिक जीवन भी प्रभावित होता है, समाज में भी उसको धिक्कारता मिलती है। फिर अगला है अल्कोहल के प्रभाव से लीवर सेरोसिस हो जाती है, लीवर सेरोसिस के बाद कैंसर हो जाता है तथा आमाशय एवं आंतों में पेप्टिक अल्सर भी हो जाते हैं। और फिर रोकथाम एवं उपचार लिखेंगे तो आवश्यक समकक्षी दबाव से बचना चाहिए, जो आपके मित्र गण हैं उनसे बचना चाहिए, शिक्षा और परामर्श द्वारा उचित मार्गदर्शन करना चाहिए, चिकित्सीय सहायता से अल्कोहल के सेवन से छुटकारा पाया जा सकता है। इस तरह से लिख देंगे, शॉर्ट ले लीजिए। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आणविक कैंची या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। चाहे आणविक कैंची कहो, चाहे प्रतिबंधन एंजाइम कहो, चाहे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में जरूर आएगा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कीजिए। डीएनए को काटने वाले एंजाइम को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहते हैं, यानी ये डीएनए को स्पेसिफिक प्लेसेस से कट लगाता है, इसीलिए इसको प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम या आणविक कैंची कहा जाता है। ये डीएनए द्विक को विशेष न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों पर इस प्रकार तोड़ते हैं कि उनके दोनों रज्जु के विमुख सिरों पर कुछ अयुग्मित क्षारक होते हैं, जिससे ये सिरे चिपचिपे होते हैं। इन पर न्यूक्लियोटाइड्स के पैलिंड्रोम्स होते हैं। इन स्थानों पर डीएनए के दोनों वलयकों के अयुग्मित दिशा में न्यूक्लियोटाइड्स का अनुक्रम समान होता है। तो आप इसका उदाहरण देकर के भी बना सकते हैं इस तरह से, ये GACT इस तरह से लिख करके। अगर आप इसको डिटेल से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के आणविक कैंची या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को देख सकते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है शेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा डीएनए को काटने से डीएनए का खंडन हो जाता है। अब जब डीएनए कट गए हैं छोटे बड़े इस तरह से, तो इन छोटे बड़े डीएनए खंडों को एक ट्रे जैसा कह लीजिए होता है, यहाँ पर इसको चार्ज करने के लिए एनोड लगे होते हैं, यहाँ पर वेल बने होते हैं इस तरह से, और इसी डीएनए वाले द्रव को इसमें भर देते हैं, चार्ज को ऑन करते हैं। तो जो डीएनए होते हैं अपने आकार के अनुसार अलग अलग हो जाते हैं। जो बड़े डीएनए खंड हैं वो पहले ही रह जाते हैं, जो छोटे डीएनए खंड हैं वो दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। तो इस पर जेल पड़ा होता है, इसीलिए इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। तो डीएनए खंडों को आकार के अनुसार अलग अलग करने की तकनीक ही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, डीएनए खंड ऋणात्मक आवेशित अणु होते हैं, इन्हें विद्युत क्षेत्र में माध्यम द्वारा एनोड की तरफ बलपूर्वक भेजकर अलग किया जाता है। इस तरह से कैथोड और एनोड मैंने बताया था। सामान्यतः समुद्री शैवालों से प्राप्त एगारोज जेल का उपयोग माध्यम के रूप में करते हैं और इसके ऊपर एगारोज जेल डाल देते हैं ताकि आसानी से खिसक सकें, अलग अलग हो सकें। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट ले लीजिए दोनों का। अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोपायरेसी। देखिए चित्र के माध्यम से पहले समझ लेते हैं जल्दी से। मान लेते हैं कोई एक देश ये है और दूसरा देश ये है, इसके पास इसके अपने प्राकृतिक संसाधन है, इसके पास अपने प्राकृतिक संसाधन है। मान लीजिए इसके पास कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जो बहुत ही उपयोगी हैं। तो इस देश ने क्या किया कि इसको ना तो सूचना भी नहीं दी, बताया भी नहीं, और इस देश के प्राकृतिक संसाधनों का हनन कर लिया। इस देश ने इस देश के प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर लिया, हनन कर लिया, तो इसे ही बायोपायरेसी कहा जाता है।
तो कहा गया कि किसी एक देश या चिकित्सा उद्योग द्वारा किसी दूसरे देश के जैविक संसाधनों या स्रोतों का बिना आज्ञा के उपयोग में लाने को बायोपायरेसी कहा जाता है। अनेक विकसित देश और बहुराष्ट्रीय कंपनियां साधन विपन्न राष्ट्रों के जैविक संसाधनों का दोहन करके लाभ उठा रही हैं। विकसित देश अपने औद्योगिक ज्ञान के आधार पर जीव और उनके जीनोम का उपयोग विभिन्न उत्पाद तैयार करने में कर रहे हैं। इस तरह से आप लिख देना और आपका काम हो जाएगा। यहाँ लिखना भारतवर्ष में जैव विविधता सर्वाधिक है। यहाँ बायोपायरेसी भी अधिक होती है क्योंकि भारतवर्ष में जैव पेटेंट के लिए जागृति की कमी है। जैसे बासमती चावल को अमेरिका की एक कंपनी द्वारा पेटेंट कर लिया गया है। भाई बासमती चावल भारत का है लेकिन अमेरिका की एक कंपनी के द्वारा उसको पेटेंट कर लिया गया है। इसी प्रकार हल्दी है, करेला है, जामुन है, नीम है, अदरक है, आंवला है, अमलतास है आदि को विकसित देश पेटेंट कराकर इन पर एकाधिकार प्राप्त कर रहे हैं। इस तरह से लिख देना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, शॉर्ट ले लीजिए। फिर अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड। ऐसे बोल, जेनेटिक कोड के नाम से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में छपा हुआ आपको मिलेगा। तो संदेशवाहक आरएनए या एमआरएनए पर उपस्थित 3 क्षारकों का एक समूह जो एक अमीनो अम्ल को पहचानता है आनुवांशिक कूट कहलाता है। 3 क्षारकों के विभिन्न संयोग से 64 कूट बनते हैं। आनुवांशिक कूट का शब्दकोश खुराना ने तैयार किया था और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 64 आनुवांशिक कूट 20 अमीनो अम्लों को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में स्थापित करते हैं और फिर इनकी विशेषताएं बता देना इस तरह से और आपका काम हो जाएगा। तो इसका शॉर्ट ले लीजिए। फिर अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड पर भी टिप्पणी पूछ लेता है। तो जीवाणु कोशिका में वृत्ताकार डीएनए अणु या केंद्रकाप के अतिरिक्त कुछ छोटे छोटे डीएनए अणु पाए जाते हैं जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं। इनमें द्विगुणन की क्षमता होती है। इन्हें जीवाणु कोशिकाओं से अपकेंद्रण द्वारा पृथक कर लिया जाता है और इनका उपयोग वांछित जीन को जोड़कर पुनर्संयोजी या पुनर्योजी डीएनए अणु निर्माण करने के लिए किया जाता है। यह क्रिया डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से की जाती है। प्लाज्मिड वाहक का कार्य करते हैं, वेक्टर का कार्य करते हैं। वैज्ञानिकों ने जीवाणुओं के विविध प्लाज्मिड खंडों को जोड़कर कृत्रिम वाहक या प्लाज्मिड का निर्माण किया है। उदाहरण के लिए पीबीआर 322 को ई कोलाई के प्लाज्मिड से तैयार किया गया है। इस तरह से शॉर्ट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोरिएक्टर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया है। इस उपकरण में सूक्ष्म जीवों, पादपों, जंतु एवं मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे पदार्थों को जैविक रूप से विशिष्ट उत्पाद या बेस्ट एंजाइम आदि में बदला जाता है। बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद पाने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। यानी ये एक सिलेंडर की भांति होता है और इसमें सूक्ष्म जीवों, पादपों, जंतु एवं मानव कोशिकाओं को कल्चर किया जाता है। इस तरह से चित्र बना देना और चित्र बनाने के बाद में इस तरह से आप लिख देना कि बायोरिएक्टर सामान्यतः बेलनाकार संरचना वाले होते हैं। इनका आधार घुमावदार होने से इनमें अंतर्वस्तुओं के मिश्रण में सहायता मिलती है। विलोडक बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन उपलब्धता व उसके मिश्रण का काम करते हैं। इस तरह से आपका काम हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट ले लीजिए। फिर अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हॉट स्पॉट या तप्त स्थल कहा जाता है। तो संसार में मेगा डायवर्सिटी वाले कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां जंतुओं और पादपों की जातियां बड़ी संख्या में पाई जाती हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जंतु और पादपों की जातियां बड़ी संख्या में पाई जाती हैं किंतु उनके विनाश की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं, उनको बहुत अधिक खतरा रहता है। ऐसे क्षेत्रों को तप्त स्थल कहा जाता है या हॉट स्पॉट कहा जाता है। इन क्षेत्रों के संरक्षण की अत्यधिक आवश्यकता है। वर्तमान में संसार में 34 हॉट स्पॉट हैं निर्धारित किए गए हैं। जो 34 हॉट स्पॉट निर्धारित किए गए हैं इस संसार के कुल क्षेत्र के 1.4% भाग में स्थित हैं। संसार की कुल मानव आबादी की 20% आबादी इस क्षेत्र में रहती है।
इन क्षेत्रों में जैविक विविधता को नष्ट करने के लिए मानव ही उत्तरदायी है, मानव ही नष्ट कर रहा है। आवास नष्ट होने के कारण वन्य जीव जातियों की विलुप्ति की संभावना बढ़ गई है। इस तरह से लिख देंगे। फिर आगे है बीटी फसलें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीटी फसलें। तो इस पर हमारे चैनल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर आप शॉर्ट लेना चाहें ले लें। बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु को संक्षिप्त में बीटी कहते हैं। इसमें पाए जाने वाले अविश कीट प्रतिरोधी का कार्य करते हैं। बीटी अविश जीन को आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा फसल में समावेशित करके बीटी फसल तैयार की जाती है और यह कीट प्रतिरोधी होती है। प्रमुख आविश प्रोटीन को क्राई से दर्शाया जाता है और इसके विभिन्न एकांतर स्वरूप जैसे क्राई फर्स्ट ए, क्राई फर्स्ट बी आदि होते हैं। ये आविश प्रोटीन विभिन्न प्रकार के कीटों से फसल को सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमारे देश में मुख्यतः बीटी कपास उगाई जाती है। अन्य प्रमुख बीटी फसलें जैसे बीटी बैंगन है, बीटी आलू है, बीटी मक्का है, बीटी तंबाकू आदि हैं। बीटी कपास के उत्पादन में 40 से 50% वृद्धि हुई है और कीटनाशकों का व्यय कम हुआ है। इस तरह से लिखना होगा। आप इसका शॉर्ट लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीटी फसल परीक्षा में जरूर आएगी। फिर अगला है हार्डी वीनबर्ग नियम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हार्डी वीनबर्ग नियम। सन 1908 में इंग्लैंड के गणितज्ञ G.H. हार्डी और जर्मन फिजिशियन वीनबर्ग ने स्पष्ट किया कि उन सभी मेंडेलियन आबादियों में विभिन्न जीन्स व जीन रूपों की आपेक्षिक आवृत्तियां पीढ़ी दर पीढ़ी स्थायी होती हैं, जिनमें क्या होता है, किसी प्रकार के आनुवांशिक परिवर्तन नहीं होते हैं। अगर किसी भी प्रकार का आनुवांशिक परिवर्तन नहीं है तो पीढ़ी दर पीढ़ी अस्थायी रहेगा। जीन पूल स्थायी रहता है, अर्थात किसी भी प्रकार के जीन में परिवर्तन नहीं होंगे तो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। लैंगिक जनन होता है, युग्मकों का संलयन समेकन संयोगिक होता है, प्राकृतिक वर्ण नहीं पाया जाता। तो इस तरह से आप शॉर्ट ले लीजिए और लिख देना। इसके बाद ये बचा हुआ हार्ड नियम है, यहां से आप शॉर्ट ले लीजिए। फिर अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणी है सहोपकारिता, बहुत बार पूछी जाती है, परीक्षा में जरूर आएगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो जीवों के बीच का ऐसा पारस्परिक संबंध जिसमें दोनों सहभागी समान रूप से लाभान्वित होते हैं। ये जीवित रहने के लिए, भोजन के लिए, कॉलोनी बनाने के लिए एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, जैसे लाइकेन व साइकस की प्रवालाभी जड़ें। देखिए दो जीवधारी हैं, ये जीवित रहने के लिए, भोजन के लिए, कॉलोनी बनाने के लिए दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। इसे ही सहोपकारिता कहा जाता है, जैसे लाइकेन और साइकस की प्रवालाभी जड़ें होती हैं। चलिए अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, इसका शॉर्ट ले लीजिए। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सहभोजता, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के संबंध में दोनों में से केवल एक सहभागी ही लाभान्वित होता है, दूसरे को हानि नहीं होती है। यानी कोई दो सहभागी हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, लेकिन इसमें एक को लाभ हो रहा है, दूसरे को ना तो लाभ ना ही हानि हो रही है। एक को लाभ हो रहा है, दूसरे को ना तो लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रही है, उसे ही सहभोजिता कहा जाता है। और इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। उदाहरण में आर्किड और कोई वृक्ष की शाखा पर चिपकने की सहायता से इस तरह से बता देना, आपका काम हो जाएगा। शॉर्ट ले लीजिए। फिर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, परीक्षा में जरूर आएगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा अलग किए गए जीन या डीएनए खंड की PCR विधि द्वारा बड़े कम समय में अनेक प्रतिलिपियां तैयार की जाती हैं। PCR का अर्थ है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। डीएनए की अनेक प्रतिलिपियां कोशिका के बाहर इन वाइट्रो बनाने की विधि की खोज कैरी मुलिश ने सन 1985 में की थी। इसके लिए ताप स्थिर एंजाइम टक डीएनए पॉलीमरेज एक्सोन्यूक्लियेज आवश्यक होते हैं और उसको थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। ये बैक्टीरिया गर्म झरनों तथा हाइड्रोथर्मल वेंट्स में रहते हैं, अतः इनकी पॉलीमरेज एंजाइम उच्च ताप पर भी क्रियाशील रहती है। वास्तव में टक पॉलीमरेज एंजाइम की उच्चतम क्रिया दर 75 से 80 डिग्री के बीच रहती है, जिस पर लगभग 150 न्यूक्लियोटाइड प्रति सेकंड जोड़ सकती है। इस तरह से PCR पर टिप्पणी आप लिख देना, या फिर टॉपिक पूछा जाता है प्रश्न उस लिख देना। शॉर्ट ले लीजिए।
फिर अगली वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणी है, बहुत ही ज्यादा, आनुवांशिक अपवाह या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट या आनुवांशिक ड्रिफ्ट, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटी आबादियों में बिना प्राकृतिक चयन के एलील्स के विलुप्त होने या स्थापित होने को आनुवांशिक अपवाह कहते हैं। इसको मैंने चित्रों के माध्यम से समझाया हुआ है, आप लोग जाइए यूट्यूब सर्च बॉक्स में लिखिएगा आनुवांशिक अपवाह या जेनेटिक ड्रिफ्ट और आगे लिखिएगा स्पेस छोड़कर बायोलॉजी साइंस इसके एंटर कीजिएगा, आ जाएगा वीडियो अच्छी तरह से समझ। एक बार आप देखोगे 5 मिनट का वीडियो है, तुरंत समझ में आ जाएगा 5 मिनट में, और ये जरूर परीक्षा में आएगा, छपा रखा हुआ है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट ले लीजिए इसका। फिर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है परजीविता, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परजीविता, जरूर आएगी, छपी हुई है पेपर में 100% परजीविता या दो विभिन्न जातियों के जीवों के बीच पाया जाने वाला पारस्परिक संबंध है। दो विभिन्न जातियों के बीच पाया जाने वाला पारस्परिक संबंध है जिसमें परजीवी अपना भोजन पोषक से प्राप्त करता है। इस संबंध में परजीवी को लाभ किंतु पोषक की हानि होती। मान लेते हैं यहां पर परजीवी है जूं और ये मानव है जो पोषक होता है। तो जो जूं है मानव की खोपड़ी पर रहता है तो परजीवी को तो लाभ हो रहा है लेकिन मानव या पोषक की हानि हो रही है। फिर आगे आते हैं, यहां पर बताया गया इस प्रकार का संबंध प्रकृति में व्यापक रूप से देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर पौधों में परजीवी कस्कुटा अथवा मरबेल, विश्कम अथवा लोरेंथस, रेफ्लिशिया और ओबैंकी, ये सब उदाहरण किसके हैं? तने पर पूर्ण परजीवी के कस्कुटा और मरबेल हैं। तने पर पूर्ण परजीवी होते हैं। तने पर आंशिक परजीवी विश्कम और लोरेंथस होते हैं। तने पर मूल रूप से पूर्ण परजीवी रेफ्लिशिया और ओबैंकी वेलेनोफोरा होता है। मूल पर आंशिक रूप से परजीवी चंदन, सेरेंटम और एल्बम व स्ट्रिगा होता है। इस तरह से बता देना, शॉर्ट ले लीजिए। फिर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरफेरान। इस पर भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो जैसे ये वायरस से संक्रमित कोई स्थान है तो इसके चारों ओर एक विशेष एंटीवायरल प्रोटीन बनती है, उसे ही इंटरफेरान कहा जाता है। और ये जो एंटीवायरल प्रोटीन बनी है ये वायरसों को मारती है। देखिए वायरसों द्वारा संक्रमित कोशिकाएं विशेष एंटीवायरल प्रोटीन बनाती हैं, इनका स्राव ऊतक द्रव में करती हैं। ये एंटीवायरल प्रोटीन इंटरफेरान कहलाते हैं। इंटरफेरान असंक्रमित कोशिकाओं की सतह पर चिपककर कुछ विशेष एंजाइम के संश्लेषण को प्रोत्साहित करते हैं जो वायरल एमआरएनए को नष्ट करके वायरल प्रोटीन के संश्लेषण को रोकते हैं। अतः इंटरफेरान स्वस्थ पोषक कोशिकाओं को वायरल संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इंटरफेरांस की खोज आइजैक तथा लिंडेमान नामक विषाणु वैज्ञानिकों ने सन 1957 में की थी। उन्होंने इन्फ्लुएंजा वायरस के संक्रमण पर निष्क्रिय की गई इन्फ्लुएंजा वायरस के बाधक प्रभाव का अध्ययन किया था। इस तरह से शॉर्ट ले लीजिए इसका और लिख देना। फिर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैव उर्वरक। तो ये मृदा की उर्वरता एवं पोषक गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं। जैसे राइजोबियम जीवाणु सहजीवी के रूप में मटर कुल के पौधों की ग्रंथिल जड़ों में पाए जाते हैं या वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया जैसे नास्टा, केनाबिना, आस्लेटोरिया आदि ये जो हैं सब नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं इसको। तो इस तरह से देख लीजिए, शॉर्ट लीजिए। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर आएगी। अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो जीएमओ पर अगर टिप्पणी आती है तो इस तरह से लिख देना, शॉर्ट आप ले सकते हैं। प्रतिरक्षी अणु पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, चित्र पूछ लेते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर आएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला है रेड डाटा बुक। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेड डाटा बुक, इसको जरूर तैयार कर लीजिए। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने विलुप्तता की कगार पर खड़े जंतु और पादपों की एक सूची तैयार की है। इसी सूची को रेड डाटा बुक कहा जाता है। तो इस तरह से आपको लिखना होगा। भारतीय सिंह है, बाघ है, गैंडा है, काला हिरन है, ये सब संकटग्रस्त स्तनियां हैं। शॉर्ट ले लीजिए। और इसके बाद वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाहित मल उपचार। वाहित मल किसे कहते हैं? वाहित मल उपचार।
की विधि बताइए। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर आएगा, इसका शॉर्ट ले लीजिए। और अगर इसको समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि वाहित मल क्या होता है। जो नगरों से बहकर आया हुआ जल होता है, उसमें जब कूड़ा करकट मिल जाता है, मल मूत्र मिल जाता है, तो उसे ही वाहित मल कहते हैं। और इसके उपचार के लिए पहले इसको छाना जाता है, फिर सूक्ष्म जीवों को प्रवाहित किया जाता है, फिर उसमें रासायनिक दवा का प्रयोग करके इसको उपचारित किया जाता है। तो इस तरह से आप इसका शॉर्ट ले लीजिए। फिर अगला है लघु बीजाणु जनन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर आएगा लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में लघु बीजाणु के बनने की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। यानी जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं, उनसे माइक्रोस्पोर के निर्माण की क्रिया ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। और इसमें पूरी प्रोसेस को लिखा गया है, इस तरह से आप शॉर्ट ले लीजिए और लिख दीजिएगा। और इसी के साथ आपको इसका चित्र भी दिखा, इस तरह से चित्र भी बना देना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लघु बीजाणु जनन परीक्षा में जरूर आएगा, तो इसका चित्र भी इस तरह से आप बना देना, शॉर्ट ले लीजिए। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दीजिए। चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।